आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार पूछा जा रहा है ऑप्शन ए पे कि क्या होता है, क्या ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा, कार्य को पूर्णतः ऊष्मा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तीसरा, सभी चक्रीय प्रक्रम डेल क्यू बटे टी का जो मान होता है वो शून्य से कम होगा। और चौथा ऑप्शन कहता है कि सभी ऊष्मा इंजनों की जो दक्षता है 100% नहीं होने का कारण घर्षण है, जो कि टाला नहीं जा सकता वास्तविकता में। ठीक है, तो ऊष्मागति का द्वितीय नियम क्या बताता है ये हमें देखना है। तो पहला जो नियम है ये बोलता है कि ऊष्मा को हम पूर्णतः से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरा क्या कहता है कि कार्य को अगर हमें ऊष्मा में परिवर्तन करना है तो उसे भी पूरी तरह से ऊष्मा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दोनों जो नियम होते हैं ये किस पर आधारित हैं? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। इसे जूल ने सबसे पहले अपने नियम के आधार पर बताया था कि किसी निकाय को अगर ऊष्मा दी जाती है तो वो पूरी तरह कार्य में परिवर्तित हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम किसी निकाय को कार्य दें तो वो ऊष्मा पूरी तरह से परिवर्तित होता है, लेकिन ये बाद में सही नहीं हो सका। ठीक है, तो इसकी जो व्याख्या क्लॉसियस नामक वैज्ञानिक ने करी थी। क्लॉसियस ने इसके कथन के अनुसार कहा क्या गया था कि अगर किसी निकाय को अगर हम ऊष्मा दें, ठीक है, तो वो पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। तो पूरी तरह से अगर कार्य में परिवर्तित ना हो तो क्या होगा? उसका कुछ भाग क्या होता है? अगर ऊष्मा दी जाती है तो कुछ भाग कार्य में परिवर्तित होता है और कुछ कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होता है या आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऊष्मा है इसे अगर हम डी क्यू के रूप में प्रदर्शित करें और कार्य को अगर हम डी डब्ल्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो डेल यू हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। इस तरह से ऊष्मा का मान कार्य में और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पर दोनों पर वो क्या होता है? उपयोग होता है, हम ये कह सकते हैं। तो हमारे पास ये जो बन गया समीकरण 1 है और यही कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इस तरह से हम ऊष्मा को कार्य में पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं या कार्य को ऊष्मा में पूरी तरह से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तीसरा सी ऑप्शन के रूप में कि चक्रीय प्रक्रम के लिए देखिए, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का चक्रीय प्रक्रम जो है, चक्रीय प्रक्रम किस प्रकार का होगा? वो उत्क्रमणीय का होगा या अनुत्क्रमणीय प्रकार का होगा। ये किससे निर्धारित होता है? देखिए, अगर वो उत्क्रमणीय प्रक्रम है मतलब डेल क्यू बटे टी का जो अनुपात का मान होगा वो शून्य के बराबर होगा। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के रूप में जो इसका मान होता है डेल क्यू बटे इसका मान शून्य से अधिक होगा। तो इसे ही हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का मान अगर शून्य से अधिक होता है तो प्रक्रिया अनुक्रमणीय प्रक्रम होती है, जबकि अगर इसका मान शून्य के बराबर होता है तो वो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। लेकिन अगर इसका मान शून्य से कम हो, ठीक है, डेल क्यू बटे टी का मान जो है वो अगर शून्य से कम होता है तो ऐसी कोई प्रक्रिया संभव नहीं होती है। ठीक है, तो ये अगर जैसे दिया हुआ है डेल क्यू बटे टी जो है वो अगर शून्य से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर ये संभव नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा सभी ऊष्मा इंजनों की दक्षता 100% नहीं होने का कारण है घर्षण, जो कि टाला नहीं जा सकता, ये कहा जा रहा है। ऑप्शन डी जो हम लेते हैं जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अगर प्रथम नियम मिल गया था कि यांत्रिक कार्य और ऊष्मा में क्या संबंध होता है, ये तो प्रथम नियम के आधार पर मिल गया था। लेकिन कार्य किस दिशा में होती है? ठीक है, कार्य किस दिशा में होती है और साथ साथ ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है, इसका ज्ञान नहीं लग पाया था। ठीक है, कि दिशा ये किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने ये देखा कि दो वस्तुएं जिनके लिए ऊष्मा के मान अलग अलग हैं, अगर हम उन्हें संपर्क में रखते हैं तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु या निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन उल्टे दिशा में प्रवाहित नहीं होता है। तो इस तरह से ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की परिकल्पना की गई। ठीक है, और उसके आधार पर ऊष्मा इंजनों को बताया गया कि ऊष्मा इंजन किस तरह से उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा इंजन क्या करती है? ऊष्मा इंजन अधिक ताप वाले किसी स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करके उसे कार्यकारी पदार्थ के साथ मिल करके एक उपयोगी कार्य में परिवर्तित करती है और साथ साथ बची जो ऊष्मा वहां पर है प्रक्रिया के बाद उसे सिंक जैसे स्थान पर जहां तापमान कम होता है वहां पर वो उसे उत्सर्जित कर देती है।
अब इस तरह से जो इंजन प्राप्त होता है वो पूरी तरह से, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से दक्ष नहीं होता। पूरी तरह से दक्ष नहीं होता मतलब बाहरी रूप से कहीं ना कहीं, जैसे कि घर्षण एक कारण हो सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये उसकी दक्षता को कम कर देते हैं। तो यही ऑप्शन डी जो होता है वो बताता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।